तो कल हम दो संख्याओं के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। इससे पहले हम शुरुआत करें तो सभी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था तो हमने परिमेय संख्याओं से शुरू किया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और उनको मिलाकर के हमें प्राप्त होने वास्तविक संख्या। इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से एचसीएफ, फिर उनको दर्शाने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं दो संख्याओं के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम और उनके बीच संबंध या सत्यता की। कल भी एक सवाल किया था, आज फिर उसका हम दूसरा सवाल कर रहे हैं इसी प्रकार का। जो सवाल हमारे पास है 56 और 510 और 92, इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 510 इसका गुणनफल करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग रहेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 और 2 पंजो, फिर 3 का भाग रहेगा, 3 8 24, 1 बच गया 3 पंजो, फिर 5 का 17, फिर 17 का 1। तो हमारे पास 510 के गुणनफल आए 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। इसी प्रकार 92 का गुणनफल करें तो हम सबसे पहले भाग देंगे 2 का, 2 चौक 8, 2 6, फिर 2 का देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 और 23 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाता है। इस प्रकार हमारे पास 92 के जो गुणनफल आए वो 2 कितनी बार है? 2 बार। भाग में तो आ जाएगा गुणा 23। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होगा इनका? तो देखिए एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि दोनों में एक तो कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2 दोनों में है या नहीं है? दोनों में 2 है और उसकी छोटी वाली, तो इसकी घात 2 और इसकी घात 1। छोटी घात कौन सी हुई? 2 की घात 1, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 की घात 3। इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 5 है नहीं है, 17 30 और कोई कुछ नहीं मिला, इसलिए केवल 2 की घात 1 हमारे पास एचसीएफ आया। इसका मतलब है अब याद करेंगे हम एलसीएम। मैंने बताया एलसीएम में जो दोनों में मिले उसकी बड़ी घात, दोनों मिल रहा है बड़ी घात क्या हो जाएगी? 2 की घात 2। अब जो भी बच गया, जो नहीं मिल रहे उनमें से जो बच गया वो सब आ जाएंगे। यहाँ 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23। इन सबको गुणा करें तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 5 60 गुणा 17 3 51, 5 34 और 5 गुणा करें 0 6 एकम 6, 6 9 54 हासिल की 5, 36 18 5 23। ये हमारे पास क्या आ गया? इनका एलसीएम। अब हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए मैंने आपको बताया पहला पूर्णांक ऐसे लिख सकते हैं a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमारे पास है 510 और 92 और यहाँ हमारे पास है 2 गुणा 23 400 गुणा कर लेंगे 0 2 6 12 हासिल की 1 4 2 8 1 9 46 920। इनको भी गुणा करें 0 की 0 0 2 5 2 10 गुणा करें
0 9 एकम 9 और 9 पंजो 45 0 2 6 ये भी कितना है 46 920। तो दोनों सेम है। इस प्रकार से हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप करेंगे इसको। ये होगा 336 और 14। इसको आप खुद करेंगे, विधि ये रहेगी। अगला सवाल देखेंगे हम तीसरा हमारे पास ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। केवल यहाँ एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, जांच करने की आवश्यकता है। हमारे पास पहला जो सवाल है वो ये है 12 15 और 21। तीनों संख्याओं का गुणनखंड करें। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 12 का गुणनखंड आया हमारे पास 2। 2 कितनी बार है 2 बार, और क्या बच गया 1। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1। तो 15 में हमारे पास क्या आया 3 गुणा 5। 21 है, 21 का गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1। तो 21 हमारे पास आया 3 गुणा 7। अब एचसीएफ और एलसीएम याद करना। आपको मैंने खूब अच्छे से बताया, फिर दोबारा बताना, जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार ध्यान दे। तो देखिए मैंने आपको बताया एचसीएफ में कि वह संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। तीनों में कौन सी संख्या समान है 3 समान। छोटी घात छोटी बड़ी घात है तीनों समान है, तो केवल क्या रहेगा हमारे पास 3। अब बचा हमारे पास एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा वो तो आएगा ही, उसकी बड़ी घात। तो बड़ी छोटी घात है तो केवल 3 आएगा। अब यहां बच गया 2 की घात 4 2 की घात क्या बच गया 2। यहां बच गया हमारे पास 5। तो बेटा हमारे पास यहाँ क्या बचा 7। गुणा कर लेंगे 4 के 12 12 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे 420। इसी प्रकार एक सवाल और इसी प्रकार का हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक हमारे पास दूसरा सवाल 17 23 और 29। 17 23 और तो 17 में भाग देंगे केवल 17 का 17 एकम। 23 में भाग दें तो 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा, और 29 में केवल 29 का भाग जाएगा। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, कोई चीज समान है क्या, तो कुछ भी समान हो तो हमेशा ऐसे क्या आता है, तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। तीनों संख्या क्या है, किसी भी संख्या का भाग इनमें नहीं जाता है, तो तीनों संख्याएं अभाज्य, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर कोई संख्या आपस में मिले नहीं तो उनका एचसीएफ 1। एलसीएम उन संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होता है। 17 गुणा 23 और गुणा 29, इनको यदि हम गुणा करें तो हमारे पास एलसीएम प्राप्त है। गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम होगा।
इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 11,339। इसका तीसरा सवाल आपके लिए सवाल लिख देता हूं। तीसरा 8, 9 और 25 इनका एचसीएफ और एलसीएम आप स्वयं निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारे पास क्या है? एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का। एचसीएफ दो संख्याएं 306 और 657 और इनका एचसीएफ है हमारे पास। संख्याएं क्या है हमारे पास? 306 और 600। एलसीएम हमें याद करना है। संख्याएं क्या हो गई? पहली संख्या ए हो गई 306, दूसरी संख्या बी हो गई 657। मैंने आपको एक सूत्र लिखा ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस सूत्र में आप मान रखेंगे तो आपके पास एलसीएम का मान आ जाएगा। ए का मान 306, बी का मान 657, एचसीएफ का मान हमारे पास 9 है। एलसीएम हमें याद करेंगे। एलसीएम याद करेंगे तो गुणा की संख्या इधर जाएगी, कहां जाएगी? हमारे पास आ जाएगा 306, 657 और बटे 9 से काट देंगे 9 7 63, 2 बच गए 9 से 27। ये आ गया 306 गुणा 73 और 306 गुणा 73 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कितने? हमारा एलसीएम होगा तो हमारे पास में गुणा करने पर आ जाएगा 22,338। यह हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगला सवाल देखेंगे। पांचवा क्या है? देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो देखिए हमें देगा 6 की घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या। हमें ये बताना है क्या n की जगह कोई भी संख्या रखें तो क्या 0 आ सकता है क्या? जैसे हमारे पास 6 की घात 1 रखें, मान लीजिए 2 रखें तो 6 का स्क्वायर 36, क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। n बराबर 3 ले लीजिए, क्या आ सकता है? 216। इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। n के लिए कोई भी संख्या हो प्राकृत संख्या तो 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? तो एक स्थिति होती है कोई भी संख्या हो और उसकी घात पर n है, वो 0 पर कब समाप्त होगी? इसके लिए हमें क्या करना है? उसका गुणनखंड करना। 6 का गुणनखंड करें 2 गुणा 3 और n के ऊपर घात क्या है? n। ये 0 पर तभी समाप्त हो सकती है कोई भी संख्या जब उसका गुणनखंड करें और गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित है। यानी कोई भी संख्या चूंकि 6 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5
में 2 तो है, लेकिन 5 नहीं। अतः n के लिए छठी घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं, अंक 0 पर समाप्त नहीं है। ये तभी हो सकती है जब गुणनखंड करें तो 2 और 5 दोनों आए। अकेले 2 से काम नहीं चलेगा, अकेले 5 से काम नहीं चलेगा। कब होगा? दोनों क्या हो उपस्थित हो, 2 और 5 दोनों। जैसे 2 और 5 हो, 2 पंजो 10, घात में कुछ भी लगा दो तो हमेशा क्या है 100, 3 लगाएंगे तो 1000, 4 लगाएंगे तो 10,000, हमेशा 0 0 आएगा। तो ये अंत में 0 तभी हो सकता है जब गुणनखंड करें और गुणनखंड 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। तो आप देख लेंगे, मैं देता हूं नोट लगा के। प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी यदि उस संख्या के गुणनखंड में दोनों उपस्थित हो। तो मैंने आपको बताया कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या का मतलब 1 से अनंत तक की कोई भी संख्या लें, उसके लिए कोई भी संख्या होगी वो 0 पर समाप्त कब होगी? जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हों। केवल अकेले 2 से काम नहीं चलेगा और केवल अकेले 5 से काम नहीं चलेगा। कब समाप्त होगी 0 पर? जब 2 और 5 दोनों उपस्थित। अगला सवाल देखेंगे छठा सवाल हमारे पास है, व्याख्या में करनी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्या ये संख्या वाच्य? एक संख्या और रखी है, दोनों संख्या एक साथ लिख रहा हूं मैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। क्या ये दोनों संख्या भाज्य है या नहीं? तो एक चीज ध्यान रखें, प्लस से पहले और प्लस के बाद यदि कोई संख्या समान दिखाई दे तो वह संख्या हमेशा भाज्य होती है। मान लीजिए कि दोनों में क्या समान है? 13 समान है। 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 7 गुणा 11 और प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा 1। तो इस पूरी संख्या में 13 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, और किसी का जाएगा नहीं जाएगा, केवल किसका चल जाएगा 13। अब किसी संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब है संख्या क्या है भाज्य। इसमें भी प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या समान है 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 7 गुणा 6 4 3 2 1 और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर जी क्या आ रहा है 5 वनिष्ठ
इसलिए वो भी क्या होगा 5। जब कोई भी संख्या कॉमन आ जाए या समान दिखाई दे जाए तो वह संख्या क्या होती है 5। चूंकि दोनों संख्याओं में क्रमशः 13 और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए दोनों संख्याएं क्या है भाज्य। मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या भाज्य कब होगी, जब दोनों में कोई भी संख्या भाज्य कब होगी, जब उसमें एक गुणनखंड क्या आ जाए कॉमन आ जाए, उभयनिष्ठ हो जाए। यहाँ 13 उभयनिष्ठ हो रहा है और यहाँ क्या उभयनिष्ठ हो रहा है 5, इसलिए दोनों क्या है भाज्य। मान लीजिए इनमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं मिलती तो क्या हो जाती अभाज्य। एक पॉइंट 2 का अंतिम सवाल देखेंगे हम। अंतिम सवाल क्या है हमारे पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 0.18 मिनट लगती है और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमेशा हम उन संख्याओं का एचसीएफ याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लेती है, एक चक्कर लगाने में समय लेती है कितना 18 मिनट। सोनिया कितने मिनट लेती है 18। और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना समय लेता है 12 मिनट। कितना समय लेता है 12। अब मैंने बताया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमेशा क्या याद करते हैं एलसीएम। तो एक तो संख्या है 18 और एक 12 का एलसीएम। एलसीएम दोनों का एक साथ में निकाल सकते हैं और मैंने पहले बताया वो तरीका भी निकाल सकते हैं। एक साथ निकालने में लिखते हैं 18 और 12। ऐसे संख्या का भागफल जो दोनों में जाए, तो 2 का भाग दिया 9 या 6, फिर 2 का भाग 9 में तो जाएगा जैसे 9 ऐसे कैसे 6 में देंगे 3 भाग, फिर 3 का भाग देंगे 3 दिया 9 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 तो 3 एकम 3। तो हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर लेंगे 3 दिया 9 हो गए 18 गुणा 36। कितनी मिनट लगती है दोनों को 36। अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, कितने समय बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
एक बार और देखेंगे। सोनिया में मैदान वृत्ताकार मैदान मान लीजिए, यहाँ से रवि और सोनिया दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया दौड़ती है तो 18 मिनट में आती है वापस, और रवि दौड़ता है तो कितने मिनट में पहुंच जाता है? दोनों चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे कहा कि कितने मिनट बाद दोनों वापस यहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया तो कितनी मिनट ले रही है? 18 मिनट। रवि कितनी मिनट ले रहा है चक्कर लगाने में? 12। जब पुनः उसी स्थान पर मिलना हो तो उसके लिए दोनों संख्याओं को क्या याद करते हैं? एलसीएम कैसे याद किया? 2 का भाग दिया 18 में, 9 बार, 12 में दिया 6 बार। 2 का भाग दिया 9 में जाएगा, ऐसे कैसे? 6 में देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, और 3 में 1 बार। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 ऐसे कैसे? इनको गुणा किया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और इन सबको गुणा किया 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18।